सबसे पहले तो नए साल की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। कहते हैं ना, चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता है, यानी कि बेशर्म लोग हो या देश हो, उससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसा ही कुछ चाइना कर रहा है। दरअसल ये जो स्क्रीन पर एरिया देख रहे हैं, जो ये रेड मार्क लगा हुआ है, इस जगह पे उत्पात मचाना शुरू कर दिया चाइना ने। और वो भी कब? तब जब फिलीपींस के राष्ट्रपति चाइना पहुंचने वाले हैं। क्या फिलीपींस के राष्ट्रपति का इस तरीके से स्वागत कर रहा है चाइना, या फिर फिलीपींस ने भारत से डील की थी उसकी सजा दे रहा है? जानेंगे क्या है मामला। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के इन छुपे हुए हथियारों ने इतिहास को बदलना शुरू कर दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मार्कोस ये जा रहे हैं चीन और चीन की यात्रा पर हैं। मार्कोस के इस विजिट को चाइना के इस गोबर टाइम्स ने ये कहा कि ये चाइना और फिलीपींस की दोस्त एक गोल्डन एज में लेकर जाएगी। सुनने से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चाइना की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सबसे पहले फिलीपींस के साथ विवाद शुरू हुआ था व्हाइटसन रीफ को लेकर, और ये विवाद करीब 2021 से शुरू हुआ था, 2022 में भी पूरा रहा, और अब ऐसा लगता है जैसे 2023 में चाइना और भी ज्यादा आगे बढ़ गया है। स्क्रीन पर जो आप ये मैप देख रहे हैं, यहाँ व्हाइटसन रीफ है। इस व्हाइटसन रीफ में अचानक से 200 चाइनीज वेसल्स पहुंच जाते हैं, यानी चाइना की नेवी 200 शिप लेकर यहाँ पहुंच जाती है और अपने सैनिकों को उतार देती है। अब उसके सैनिक यहाँ पर उतर जाते हैं और यहाँ पूरी तरीके से कब्जा कर लेते हैं। जब फिलीपींस अपनी नेवी को यहाँ भेजता है, तो उसके नेवी वहाँ से फायर करने लगते हैं, जिसकी वजह से फिलीपींस अपनी नेवी को पीछे ले लेता है। फिलीपींस इस मुद्दे को उठाता है और कहता है चाइना से, आप गलत कर रहे हो। तो चाइना कहता है ये तो हमारा ही द्वीप है और हम तो यहाँ सिर्फ अपने सैनिकों को आराम करवाने के लिए उतार आए हैं, और कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो। यानी कि व्हाइटसन रीफ कब्जे में चली गई। फिलीपींस को तब लगा कि नहीं, हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, और वो भारत की तरफ बढ़ा। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद कर ली। फिलीपींस ने जैसे ही ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद की, वैसे ही चाइना के बोल और चाइना की सोच बदलने लगी। चाइना ने फिलीपींस से शुरुआती दौर में दोस्ती करने की सोची। इन्होंने नरमी दिखानी शुरू की, और तब तक फिलीपींस में नए राष्ट्रपति आ गए, मार्कोस जूनियर। मार्कोस ने भी सोचा कि नहीं, चलो हम अब चाइना के साथ थोड़ा सा दोस्ती वाला गेम खेल लेते हैं। अब दोस्ती वाला गेम खेलने की वजह थी, वो वजह क्या थी? फिलीपींस की करेंसी लगातार गिर रही थी। ऊपर से फिलीपींस में खाद्य चीजों की समस्याएं भी आ रही थी। हाल फिलहाल में कई तूफान आए और यूक्रेन का युद्ध, इन दोनों ने फूड क्राइसिस पैदा कर दिया फिलीपींस के अंदर। फिलीपींस भी इन सारी चीजों से परेशान होने लगा। तो फिलीपींस ने सोचा कि चलो अब बातचीत आगे बढ़ाते हैं। चाइना तो झुका हुआ दिख ही रहा है, जब से हमने ब्रह्मोस खरीदी है सारी चीजें अब लगभग ठीक हो रही है, तो हम बातचीत करके यहाँ पर व्यापार वगैरह करते हैं, कुछ डील सील करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। चीन की मिलिट्री एक बार फिर बढ़ाई, वो भी ऐसे समय में जब फिलीपींस के राष्ट्रपति आ रहे थे चाइना। हालांकि अभी तक उन्होंने अपनी यात्रा कैंसिल नहीं की। स्पार्टली आइलैंड के पास यहाँ पर चाइनीज नेवी जमा हो गई, और यहाँ चाइनीज नेवी जमा होकर कचरा गिराने लगी। अब ये कचरा क्यों गिरा रही थी, तो आपको बता दें, 2 द्वीप हैं यहाँ पर, और वो है इरकोइस रीफ और सबीना सोल। इन दोनों जगहों पर इन्होंने कचरा गिराना शुरू कर दिया, ताकि यहाँ पर जगह को भरा जा सके और यहाँ एक कृत्रिम द्वीप बनाया जा सके। और इस कृत्रिम द्वीप बनाने का मकसद चाइना का है कि यहाँ पर हम एक बेस बनाएं। और इस बेस को बनाने से क्या होगा? इस बेस को बनाने से एक तो फिलीपींस पे टारगेट करना आसान हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ वियतनाम और कंबोडिया पर भी निशाना लगाना आसान हो जाएगा चाइना के लिए। यानी यहाँ सेंटर पर पहुँचते ही उसे कई देशों के ऊपर अपना कंट्रोल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर बवाल मचा, और बवाल मचने के बाद फिलीपींस ने कहा ऐसा मत करो, ये तो हमारा क्षेत्र है
और चाइना ने कहा कि नहीं, हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं। चाइना ने सीधे डिनाई कर दिया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अमेरिका की तरफ से यह आधिकारिक वेबसाइट है जहां से आई सपोर्ट फिलीपींस के लिए, और फिलीपींस ने कहा कि साउथ चाइना सी में जो चाइना कर रहा है इन दो द्वीपों के साथ वो गलत है। चाइनीज नौसेना के खिलाफ हम भी फिलीपींस के सपोर्ट में हैं। अब इन सब के बाद देखना होगा क्या फिलीपींस के राष्ट्रपति अभी भी जाते हैं चाइना। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत के हथियारों के जखीरे से भी नई नई चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अब युद्ध का तरीका बदल गया है और इस युद्ध के तरीके में अब हाथी नहीं बल्कि चींटियां चलती हैं। चींटियां युद्ध का पासा पलट देती हैं। ये बात रूस यूक्रेन की लड़ाई में भी देखने को मिला, अजरबैजान अर्मेनिया की लड़ाई में भी देखने को मिला, जहां हाथी काम नहीं आए। रूस की लड़ाई में तो टैंक बिखरे पड़े हुए नजर आए और सबसे ज्यादा काम किसी ने किया तो वो ड्रोन ने किया। बात समझ में आ गई कि अब जो युद्ध होगा उस युद्ध में ड्रोन की भूमिका बहुत ज्यादा होगी। इस बात को बहुत तेजी से समझा ईरान ने भी और बहुत तेजी से समझा तुर्की ने भी। ईरान वैसे तो कहा जाता है पहला देश था जो जन्मदाता था ड्रोन का, लेकिन ईरान से भी आगे निकल गया तुर्की, और तुर्की के बख्तियार ड्रोनों ने इन दिनों बहुत ज्यादा ख्याति भी पाई। तुर्की भी अब लगा हुआ है कि कई तरीके से नए ड्रोन बनाए, स्टील्थ ड्रोन बनाए, ज्यादा पावरफुल ड्रोन बनाए। तो फिर भारत क्या कर रहा है? आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि भारत इस क्षेत्र में आगे नहीं आ रहा है। सच्चाई तो ये है कि इन हाल के सालों में भारत ने अपने हथियार क्षेत्र में जितना ध्यान देना शुरू किया है, उतना अगर इसके पहले के सालों में दिया गया होता तो शायद आज हम डिफेंस हथियारों में काफी आगे निकल चुके होते। पर खैर, जो बीत गई सो बात गई। अभी भारत दो तरह के ड्रोन्स पे काम कर रहा है, एक स्टील्थ ड्रोन और एक नॉन स्टील्थ ड्रोन, और दोनों ही ड्रोन पे अब धीरे धीरे खबर निकल कर आ रही है। पहले तो चेन्नई की गरुड़ एरोस्पेस ने पहली बार वज्र स्टील्थ ड्रोन को डिफेंस एक्सपो 2022 में दिखलाया दुनिया को, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है और जो 5 केजी पेलोड को ले जा सकती है। वैसे आपको बता दें, इसमें जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है वो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी से लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी खासियत वज्र स्टील्थ ड्रोन की ये बताई जा रही है कि 16 घंटे के अंदर 3 बार इसमें ईंधन फिल करने के बाद ये पूरा भारत घूम कर आ जाएगा। ये ड्रोन भारत के सेना के लिए तो तैयार हो ही रहा है, भविष्य में इसे बेचने पर भी विचार किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ ऑरा को लेकर भी अब खुशखबरी आ रही है कि उसके फैब्रिकेशन का काम भी शुरू हो चुका है, यानी कि आने वाले सालों में हमें जल्द ही अपने ड्रोन्स भी दिखेंगे। अभी फिलहाल हम कई देशों से ड्रोन खरीद रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।